हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो इंडिकेटर क्या होता है, हमें यह जानना है। इंडिकेटर क्या होता है? कौन सा इंडिकेटर सर? गाड़ी वाला इंडिकेटर, बाइक वाले इंडिकेटर की बात की जा रही है या कार वाले इंडिकेटर की बात की जा रही है? तो मेरा कहना है आप कोई भी इंडिकेटर की बात कर लीजिए, काम एक ही है ना। गाड़ी में इंडिकेटर क्यों लगा है? लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर दबा दिया, राइट जाना है तो राइट वाला इंडिकेटर प्रेस कर दिया, है ना, ताकि ये पता चले कि आपको कहां जाना है। अदरवाइज रोड में आप, है ना, एक्सीडेंट होता ही रहेगा। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। एक रिएक्शन एसिड की बेस के साथ करा रहा हूं, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब जब रिएक्शन फिनिश होगी तो सॉल्ट उसमें से बीकर से चिल्लाकर तो बोलेगा नहीं, यस आई एम कंप्लीट, यस रिएक्शन इज डन। ऐसी कोई आवाज तो आएगी नहीं बीकर से, ना टेस्ट ट्यूब से आएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई? यानी अगर मैं एसिड बेस टाइट्रेशन करा रहा हूं, कोई भी टाइट्रेशन करा रहा हूं, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई? भाई ना रिएक्टेंट चिल्लाने वाला है कि रिएक्शन हो गई, ना प्रोडक्ट चिल्लाने वाला है कि रिएक्शन हो गई। अच्छा, इसमें अगर सब कुछ कलरलेस होगा तो और भी कुछ नहीं पता चल सकता है कभी भी। तो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमें रिएक्शन के एंड पॉइंट के बारे में बताता है, वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीट और नॉट, बाय चेंजिंग इट्स कलर। अपना कलर चेंज करके वो हमें यह बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देगा, बेसिक मीडियम में वो अलग कलर देगा, और इस तरह से वो हमें रिएक्शन के कंप्लीशन के बारे में बताता है। तो इंडिकेटर क्या होता है, जल्दी से ये नोट कर लीजिए। इज अ केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिटरमिन द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन बाय चेंजिंग इट्स कलर। जनरली इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? तो देखिए, इंडिकेटर एक वीक एसिड या वीक बेस का होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप मीडियम किसी एसिड बेस की टाइट्रेशन कर रहे हैं और उसमें एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम है, और अगर आपका इंडिकेटर भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट पीएच आएगा उसमें इंडिकेटर का भी योगदान होगा। और आपको इंडिकेटर का कोई योगदान नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एसिड बेस जो टाइट्रेशन है, आपको उन्हीं के पीएच के बारे में डिफाइन करना है, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में हमारा इंडिकेटर एक वीक एसिड या वीक बेस का होना चाहिए, जिससे उसका जो पीएच है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मेन एसिड और बेस। ठीक है, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, वीक एसिड या वीक बेस का इंडिकेटर लिया जाता है ताकि उसका पीएच नेग्लिजिबल रहे। ओके, नाउ व्हाट इज एंड पॉइंट? एंड पॉइंट क्या होता है? अच्छा देखिए, इंडिकेटर में दो चीजें हैं, टाइट्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है एंड पॉइंट और एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। दोनों में अंतर क्या है? एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, दोनों में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए एक एसिड और बेस का टाइट्रेशन हो रहा है और उसमें मैं ये देख रहा हूं क्लियरली कि एसिड और बेस की रिएक्शन होकर सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है और इंडिकेटर भी डाल रखा है जिससे कलर चेंज हो रहा है। तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय चेंजिंग इट्स कलर। दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। कि कलर चेंज हो रहा है, पीएच में चेंजेस आ रहे हैं और उस वजह से कलर इंडिकेटर चेंज कर रहा है और ये रिएक्शन कंप्लीट होने जा रही है, इस बात को ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको बोल रहे हैं एंड पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? एसिड और बेस की टाइट्रेशन हो रहा है और उसमें जो इंडिकेटर है उसने कलर चेंज किया और रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो जस्ट कंप्लीट हो चुकी है को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी रिएक्शन इज थ्योरेटिकली कंप्लीटेड, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड रिएक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड विच इज सीन बाय द ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक नहीं होता है। ओके, नोट कर लेंगे जल्दी से इसको भी। नोट किया यहां तक?
इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इट इज द पॉइंट एट विच रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस रिएक्शन इज थ्योरेटिकली कंप्लीटेड एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, यानी थ्योरेटिकली कंप्लीटेड है, गोइंग टू बी कंप्लीटेड सीन बाय द ऑब्जर्वर, ये क्या हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। और रिएक्शन कंप्लीट, जस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जब कभी भी हम एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट या MEQ मिली इक्विवेलेंट वो करते थे ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना, मिली इक्विवेलेंट, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, वॉल्यूम ml में ले लेते थे तो मिली इक्विवेलेंट हो जाता था। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर मिली इक्विवेलेंट बेस, ये किस जगह पर लगाना सही है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट पर लगाना सही है, एंड पॉइंट पे नहीं लगाते, इक्विवेलेंस पॉइंट पे लगाते हैं, क्योंकि एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये रिएक्शन अब यहां पर जस्ट कंप्लीट हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज, तो ये सब उसी के बारे में बातें बताई गई हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जानना है मेरे को ट्रांजिशन रेंज क्या होता है। ट्रांजिशन रेंज, इतना जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन रेंज। नाउ व्हाट इज ट्रांजिशन रेंज? आप लोगों ने इंडिकेटर में पढ़ा होगा कि इसका पीएच रेंज यहां से यहां तक है, 8 से लेकर 10 तक है, 3 से लेकर 5 तक है, ऐसा। तो ये पीएच रेंज को ही ट्रांजिशन रेंज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एन इंडिकेटर चेंज कलर ओवर अ पीएच रेंज इज कॉल्ड ट्रांजिशन रेंज। जो भी हमारा इंडिकेटर है वो जिस पीएच रेंज में अपना कलर चेंज करता है उसे ट्रांजिशन रेंज कहते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट, जो भी कलर चेंज होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि फिनोप्थिलीन का पीएच रेंज, ध्यान से सुनिए, फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन का पीएच रेंज 8 से लेकर 10.5 है। तो 8 से 10.5 क्या हो गया, पीएच रेंज। अब जो भी कलर चेंज होगा वो 8 या उससे पहले या फिर 10 या उसके बाद, 10.5 या उसके बाद होगा। तो अब एक स्टूडेंट का डाउट यह बनता है कि सर 8 से 10.5 के बीच में क्या होगा, 8 to 10.5 के बीच में क्या होगा? बिल्कुल 8 to 10.5 के बीच में आप कुछ नहीं जज कर पाओगे, क्योंकि कोई भी कलर चेंज होने वाला नहीं है। अगर पीएच वैल्यू 8 से बड़ी और 10.5 से छोटी आई तो आप उसके बीच में कुछ भी चेक नहीं कर पाओगे। कब नहीं चेक कर पाओगे? जब आप ये फिनोप्थिलीन नाम का इंडिकेटर ले रहे होगे। तो इस पीएच रेंज में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि पीएच रेंज जितना छोटा होगा, जितना फाइन चेंज होगा, है ना, जितना रेंज छोटा होगा वो इंडिकेटर उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में तो वो बता नहीं पा रहा है कोई कलर चेंज के बारे में। तो वो अगर वो गैप छोटा होने लगेगा तो वो शार्पली इंडिकेट करेगा कलर चेंज के बारे में। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि so that color change in the solution is detectable by the observer, smaller the transition range। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। Smaller the transition range, better is the indicator in detecting the equivalence point। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आया? हर इंडिकेटर दो तरह के कलर चेंज शो करता है, एक अनआयनाइज्ड फॉर्म में अलग और आयनाइज्ड फॉर्म में अलग। जैसे यहां पर देखिए, फिनोप्थिलीन को मैं HPH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एसिडिक मीडियम में ये कैसा है? कलरलेस। ठीक है ना, अनडिसोसिएटेड। एसिडिक और बेसिक तो बात की बात है। ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कैसा है? कलरलेस। और डिसोसिएटेड फॉर्म में फिनोप्थिलेट आयन का कलर कैसा है? पिंक कलर। अच्छा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जितना पढ़ा था, अब उसके आगे की अगर हम बात करें तो हमें इंडिकेटर टेबल के बारे में जानना जरूरी है। इंडिकेटर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ट्रांजिशन रेंज क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। अब उसी ट्रांजिशन रेंज को समझाने के लिए, और इंडिकेटर कितने टाइप के हैं, कौन कौन से होते हैं, और उन इंडिकेटर का पीएच रेंज क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर होता है, बेसिक में कौन सा कलर होता है, तो उसके लिए आप ये टेबल बना लीजिए, है ना। अगर बनाने में थोड़ा समय लगे तो आप अभी कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
बाद में अपने नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनॉल रेड, ब्रोमोथाइमल ब्लू एंड लिटमस। अब एसिड में और एल्कली मीडियम में इनका कलर क्या रहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर फिनोप्थिलीन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस और एल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर होता है, लाइट पिंक कलर, ठीक है। और इसका pKIND, ये क्या लिखा है, pKIND यानी इंडिकेटर कांस्टेंट का पीके वैल्यू, ठीक है ना। जैसे pKa होता है वैसे pKIND, KIND इंडिकेटर कांस्टेंट और P माइनस लॉग ऑफ KIND यानी कि pKIND, ये उसकी वैल्यू है। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं pH रेंज। तो फिनोप्थिलीन का जो pH रेंज है 8 से लेकर 10 या 10.5, इसको 10 भी बोल सकते हैं, यहां पर 10 भी आ जाएगा, 10 और 10.5 के बीच में रहता है, 8 to 10 या 10.5 के बीच में रहता है फिनोप्थिलीन। तो यहां पर कुछ हमारे इंडिकेटर इंपॉर्टेंट हैं, उन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को आप मार्क कर लीजिए जो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे फिनोप्थिलीन पूछा जाता है, मिथाइल ऑरेंज पूछा जाता है, फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, और यहां पर मैं बात करूं तो फिनॉल रेड नहीं, लिटमस के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रोमोथाइमल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 2-3 ऐसे हैं, बट ज्यादा से ज्यादा आप मिथाइल रेड भी पता कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये 3-4 जो इंडिकेटर हैं, इनकी पीएच रेंज थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में हमें ये दिया जाए, बट ना भी दिया जाए तो हमें ये याद होना चाहिए, 3-4 इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि इनका पीएच रेंज क्या है। ये नहीं याद करना है, सिर्फ पीएच रेंज और कलर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताऊं तो ये पिंक, या पिंक को रेड भी कहीं कहीं पे यूज करते हैं, पिंक को रेड, डार्क पिंक हो जाता है तो रेड यूज कर लेते हैं, और येलो, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में ये कुछ इस तरीके से, बेसिक मीडियम में येलो और एसिडिक मीडियम में पिंक या रेड, ओके। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस टेबल का करना क्या है वो मैं आपको स्टेप वाइज बताता जाऊंगा हर समय समय पर कि क्या इस टेबल का काम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर टेबल में। तो इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी प्रपोज की गई। नंबर 1 इज ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड नंबर 2 इज क्विनोनॉइड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड क्विनोनॉइड थ्योरी। देखिए काम एक ही है, बट थोड़ा अलग अलग तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज को। ओस्टवाल्ड थ्योरी कहता है कि हर इंडिकेटर अपने डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में अलग अलग कलर शो करेगा। यानी कि हमारा जैसे फिनोप्थिलीन है तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में अलग कलर शो कर रहा है और डिसोसिएटेड फॉर्म में अलग कलर शो कर रहा है। तो यहां पर जो कलर चेंज बताया जा रहा है वो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में बताया जा रहा है। ठीक इसी तरह से दूसरी थ्योरी जो है वो क्विनोनॉइड थ्योरी है, वो टॉटोमेरिज्म पर बेस्ड है। वो जब आएगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ओस्टवाल्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी में क्या है, द कलर चेंज इज ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अनआयनाइज्ड फॉर्म का डिफरेंट कलर, आयनाइज्ड फॉर्म का डिफरेंट कलर। इंडिकेटर ये मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर जनरली हम वीक एसिड वीक बेस का लेंगे, और क्यों लेंगे ये भी बताया था, ताकि उसका पीएच इफेक्ट एसिड बेस के टाइट्रेशन पे ना लगे। ओके, ये दोनों पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए, ये दोनों पॉइंट जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या जानने को मिलेगा हमें ओस्टवाल्ड थ्योरी में और कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए HIN नाम का ये हमारा इंडिकेटर है, इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्रेक हो गया H+ और IN- यानी इस एसिडिक फॉर्म का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ये इंडिकेटर का डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर ये इंडिकेटर का डिसोसिएशन हो रहा है
तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मुझे क्या बोलना चाहिए, के आई एन डी, है ना। तो ये के आई एन डी इंडिकेटर कांस्टेंट, ये क्या बनेगा हमारा इंडिकेटर कांस्टेंट बन जाएगा ये हमारा H प्लस आयन, अब उसको H प्लस कहो या H3O प्लस कहो, ठीक है। दूसरा आयन माइनस अपॉन H आयन, देखिए, ठीक है, ये बन जाएगा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से। अब यहां पर देखिए मुझे पीएच के बारे में जानना है तो मैं H प्लस आयन निकालूंगा अलग, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू के आई एन डी, ठीक है, इंटू H आई एन अपॉन आई एन माइनस, यानी कॉन्जुगेट बेस, जिसे आप सॉल्ट भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो इंडिकेटर है ये वीक एसिड वीक बेस का है, तो ये पीएच में ना के बराबर चेंज देगा, तो एक तरीके से ये बफर टाइप का ही तो बनाएगा, और अगर बफर टाइप का बनाएगा तब तो हम यहां लॉग लगाकर हेंडरसन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हेंडरसन इक्वेशन तो हमें पता है, पीएच बराबर क्या आ जाएगा, पी के आई एन डी प्लस लॉग, अगर यहां प्लस लिख रहे हैं लॉग तो आ जाएगा आई एन माइनस सॉल्ट अपॉन एसिड, याद है ना। तो फिर ये ऐसे हेंडरसन इक्वेशन हमारी बन जाएगी, देख लीजिए, क्लियर है। अब जब यहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो यहां पर अगर इक्विवेलेंस पॉइंट की मैं बात करूं, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिली इक्विवेलेंट एसिड के और मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर हो जाते हैं, यही तो था ना, यही तो बताया था आपको, मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर हो जाते हैं। तो कुल मिला के यहां पर है क्या, ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है, तो यानी कि एच आई एन का जो कंसंट्रेशन है वो आई एन माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। भाई देखिए हमारा इक्वेशन तो यहीं पे आ गया, अब तो मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर ये बराबर हो गए तो ऐसे में पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पी के आई एन डी, यानी इंडिकेटर कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच बराबर पी के आई एन डी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। तो ये इस तरह से हम इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। जल्दी से नोट करते जाइए। इस तरह से इंडिकेटर कांस्टेंट को डिफाइन किया जा सकता है हेंडरसन इक्वेशन की मदद से। हेंडरसन इक्वेशन मैंने क्यों लगाया यह समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा एक वीक एसिड वीक बेस का लिया जाता है जो कि पीएच में नेग्लिजिबल चेंज करता है, और ऐसा सॉल्यूशन जिससे पीएच में नेग्लिजिबल चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो हमने बफर की ही तरह इसको यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी इंडिकेटर को डिफाइन करते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन हमारा इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को कैसे डिफाइन किया जाए, चलिए देखते हैं। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को मुझे डिफाइन करना है, तो देखिए यहां पर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं HPH जनरली ये बोल दूंगा, जैसे HIN बोला था वैसे HPH फिनोप्थिलीन, ठीक है। मैंने एल्डिहाइड कीटोन में आपको फिनोप्थिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो पूरा बताया है, अगर आप जानना चाहें फिनोप्थिलीन क्या है तो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो फिनोप्थिलीन ये कन्वर्ट होगा H+ और pH- में। अब चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर आप एक्वस लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्वस लिखने से कोई समस्या आने वाली नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए फिनोप्थिलीन जो है वो आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कैसा होगा, कलरलेस। अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कैसा होगा, कलरलेस। अभी मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, टेबल से भी वेरीफाई कर देंगे। कलरलेस, ठीक है। और डिसोसिएटेड फॉर्म में ये
पिंक कलर आ जाएगा, बेसिक मीडियम में पिंक कलर आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर जरा देखिए कि यहां पर अगर आप अपना हेंडरसन इक्वेशन ही लगाते हैं तो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले मैं KIND यहां पर डिफाइन कर देता हूं। तो वो KIND हमारा हो जाएगा जैसे हमने अभी पीछे डिफाइन किया, H प्लस इंटू फिनोक्सिलेट आयन डिवाइडेड बाय HPH का कंसंट्रेशन, इस तरह से इक्वेशन नंबर 1। यानी यहां से मैं क्या डिफाइन करने वाला हूं, यहां से मैं डिफाइन करने वाला हूं कि pH बराबर PKIND प्लस लॉग सॉल्ट यानी कि pH माइनस अपॉन एसिड यानी HPH, इस तरह से डिफाइन हो गया। अब ये कलरलेस और पिंक वाली बात कैसे समझ में आएगी, चलिए इस बात को समझाता हूं आपको कि ये कलरलेस और पिंक वाली बात कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं सोचिए इस फिनोप्थिलीन के सॉल्यूशन में, इस फिनोप्थिलीन के सॉल्यूशन में अगर हम एसिड मिलाते हैं, ऑन एडिंग एसिड, ऑन एडिंग एसिड, या फिर मीडियम ही एसिड ले ले, ऑन एडिंग एसिड और मीडियम इज एसिडिक, या तो मीडियम ही एसिडिक ले ले और या फिर एसिड ऐड कर दे, तो क्या होगा, ऐसा करने पर हमारा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन हमारा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाइए, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जाएगा। और पीछे अगर आप टेबल देख रहे होंगे तो फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कैसा था, कलरलेस, समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। और यानी कि क्या होगा, कलर कौन सा आएगा, तो इसमें कलर कौन सा आएगा, हमारा कलरलेस। बात समझ में आ गई आपको। चलिए उसका उल्टा करके देखिए, ऑन एडिंग बेस, अगर आपने बेस ऐड किया और बेसिक मीडियम, या तो आपने बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे में हमारा H प्लस आयन कंज्यूम हो जाएगा। भाई बेस का OH माइनस आयन H प्लस आयन को खा जाएगा। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। यानी बेस ये ऐड करने पर या बेसिक मीडियम में कलर क्या आ जाएगा, पिंक, तो कलर इसमें आ जाएगा पिंक, ठीक है। इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमारी इंडिकेटर टेबल वाले से भी ये बात प्रूव हो जाएगी कि हां जो हम कर रहे हैं ये सही आ रही है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, एसिडिक और बेसिक मीडियम का एक्शन समझ में आया आप लोगों को, देख लीजिए, नोट कीजिए इसको। तो इस बारे में तो कभी कंफ्यूज ही नहीं होना है कि एसिडिक मीडियम में कलर कौन सा रहेगा और बेसिक में कौन सा रहेगा। अगर आपको कलर पता है और आप दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम में कंफ्यूज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, और आपको मालूम चल जाएगा कौन सा कलर आने वाला है, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक जरा ये इंडिकेटर ऐसा था जिसमें H प्लस आयन था, तो एक इंडिकेटर ऐसा ले लेते हैं जिसमें OH माइनस आयन है, मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में क्या जानना है, तो देखिए जरा मिथाइल ऑरेंज को अगर हम पीछे देखें इंडिकेटर टेबल में, तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में पिंक या रेड कलर और एल्कलाइन मीडियम में हमें येलो कलर देता है।
मिथाइल ऑरेंज। चलिए जानते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में और डिटेल में समझते हैं हम मिथाइल ऑरेंज को। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे मेरे साथ मिथाइल ऑरेंज। अगली हेडिंग आप डालेंगे मेरे साथ मिथाइल ऑरेंज। चलिए देखिए, सपोज हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज नाम का इंडिकेटर है, मैंने उसको लिख लिया MEOH। ये मिथाइल हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये MEOH इंडिकेटर है। और ये MEOH इंडिकेटर जाएगा Me+ और OH- में, Me+ और OH- में। तो MEOH मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता था? येलो। तो बेसिक मीडियम में येलो कलर मैं वहां लिखूं या यहां लिखूं, तो यहां लिखा जाएगा येलो कलर। जहां OH दिख रहा है आपको साथ में जुड़ा हुआ बेस, तो ये हुआ ना एक तरीके से, तो बेसिक मीडियम में येलो, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? पिंक और रेड। तो वो पिंक और रेड यहां के लिए हो गया, पिंक और रेड। तो ये पिंक और रेड यहां के लिए हो गया, यहां नोट कर लेंगे, पिंक और रेड, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे KIND, कुछ दूसरा नहीं है, KIND ही डिफाइन करेंगे। और वो Me+ और OH- इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिवाइडेड बाय MEOH। अब की बार यहां से हम OH- आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि KIND MEOH अपॉन Me+ इसके बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो हेंडरसन इक्वेशन लगेगा, तो वो लगेगा POH इज इक्वल टू PKIND प्लस लॉग सॉल्ट यानी कि Me+ अपॉन बेस यानी कि MEOH। तो अब ये बन जाएगा हेंडरसन इक्वेशन लगाकर। और POH से आप pH भी निकाल सकते हैं। यही सब आपको न्यूमेरिकल में भी करना होगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर देखिए, शॉर्ट में समझिए, ऑन एडिंग एसिड और एसिडिक मीडियम, अगर आपने एसिडिक मीडियम रखा या एसिड ऐड किया, तो आपका OH- आयन क्या हो गया? ये कंज्यूम हो गया। OH- आयन क्या हो गया? आपका कंज्यूम हो गया। अब अगर OH- आयन कंज्यूम हो गया, तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा? फॉरवर्ड। इसके कंज्यूम होते ही, कंज्यूम का मतलब हो गया कि OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, यानी कि इक्विलिब्रियम किधर हुआ? इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। जैसे ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। कलर कौन सा आएगा? पिंक और रेड। तो आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम में पिंक और रेड टेबल में भी लिखा था, ठीक है। और बेसिक मीडियम में क्या होगा? बेसिक मीडियम में क्या होगा, या फिर बेस एडेड में क्या होगा? तो अब आप लोग समझ गए होंगे। बेस जब आप ऐड करेंगे तो OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। और कलर क्या आ जाएगा? येलो। ऐसे में कलर क्या आ जाएगा? येलो कलर। समझ गए? तो बेसिक मीडियम में येलो कलर और एसिडिक मीडियम में पिंक और रेड। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सीरियल वाइज आपके सामने है सारी बातें, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिथाइल ऑरेंज
और फिनोप्थिलीन नाम के दो इंडिकेटर को कैसे उनका पीएच और पीओएच का एक्सप्रेशन आता है, और उनमें एसिड ऐड करने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बेस ऐड करने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जल्दी से टाइप कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं जिनसे हमें इंडिकेटर का कंसेप्ट बिना लैब जाए समझ में आ जाए। बाकी जब लैब में करेंगे ये सब तो और अच्छे से आ जाएगा। तो यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, व्हाई वी यूज एसिड बेस, व्हाई वी यूज इंडिकेटर इन केस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर की जरूरत क्यों है? ये तो वही पुराना ही सवाल हो गया, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर क्यों मिलाते हैं। इंडिकेटर इसलिए मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको अपनी बात फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए HCl नाम का एसिड है और उसका टाइट्रेशन हो रहा है NaOH नाम के बेस से। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, HCl नाम का एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH नाम का स्ट्रॉन्ग बेस है और इनका टाइट्रेशन हो रहा है। अच्छा, HCl प्योर हमारा कैसा है? कलरलेस, ये कलरलेस है, और NaOH भी कैसा है? कलरलेस। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब जब HCl NaOH के साथ मिलकर जब ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। अब ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो सॉल्ट बनेगा वो भी कलरलेस है। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं सामने से ऑब्जर्वर हूं और मैं बीकर में देख रहा हूं एसिड बेस मिलाया, सॉल्ट बन गया, वाटर मिल गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा यार इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सॉल्ट बनना चालू हुआ? यानी मुझे एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ने वाली है। वो इंडिकेटर मुझे अपना कलर चेंज शो करके यह बताएगा कि रिएक्शन इन दोनों के बीच की कंप्लीट हुई या नहीं हुई। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए अगर एसिड के मिलीक्यूलेंट ज्यादा रहे तो एसिडिक मीडियम होगा, तो इसका कलर अलग होगा। बेस के इक्विवेलेंट अगर ज्यादा रहे तो बेसिक मीडियम होगा, तो अलग कलर चेंज करेगा, है ना? और रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो उसके कलर से मैं समझ जाऊंगा कि ये एसिडिक या बेसिक कोई भी मीडियम नहीं बचा। इसका मतलब रिएक्शन टाइट्रेशन कंप्लीट होने वाला है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये एक बेसिक सा सवाल है कि जब भी ये सब कलरलेस होंगे, रिएक्शन में कौन बोलेगा कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? तो बोलने वाला तो कोई भी नहीं है। तो बेहतर है कलर चेंजिंग से हम ये बात को समझ जाएं कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, हाउ द पीएच रेंज इज कैलकुलेटेड। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि पीएच रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी टेबल जो पीछे थी उसमें पीएच रेंज पूरा बना बनाया दिया था, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर आप लैब में हैं और आप ये सोचने की कोशिश करें कि यार ये पीएच रेंज आखिर आई कैसे होगी, बनाई कैसे गई होगी, है ना? तो फिर आपको पीएच रेंज अगर जाननी है तो देखिए इसके लिए भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए। तो मैं एग्जांपल में फिनोप्थिलीन ही ले लेता हूं, HPH। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले HPH को ब्रेक किया था, याद है? HPH को जब ब्रेक किया था तो H प्लस और PH माइनस ये आया था, H प्लस और PH माइनस इस तरह से डिफाइन हुआ था। यहां पर ये कलरलेस था और यहां पिंक था। चलिए मैं कलर की बात अभी नहीं करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मुझे फिनोप्थिलीन बिल्कुल नया इंडिकेटर मिला है और इस पर काम मुझे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। तब कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर KIND वही H प्लस
इंटू पीएच माइनस अपॉन एच पीएच, ठीक है। और यहां से जब हम H प्लस निकालेंगे कंसंट्रेशन, तो वो हमारा KIND HPH अपॉन पीएच माइनस इस तरह से जाके बनेगा। यानी वही हेंडरसन इक्वेशन अगर लगाऊं तो पीएच बराबर PKIND प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहां से समझिए, यहां से इस बात को समझिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। KIND ये गिवन होना चाहिए। अगर ये गिवन होगा तो मुझे PKIND ये पता चल जाएगा। बोलिए, ये तो पता ही होना चाहिए KIND, इंडिकेटर कांस्टेंट आखिर क्या है, ठीक है। तो इंडिकेटर कांस्टेंट अगर पता होगा तो मुझे PKIND पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर यहां पर पीएच माइनस, ध्यान से समझिएगा, HPH के कंसंट्रेशन का रेशियो कुछ गिवन है, पीएच माइनस अपॉन HPH का कंसंट्रेशन मुझे कुछ गिवन है। मान लीजिए कुछ यहां पर अल्फा वैल्यू आ रही है, और ऐसे में जो कलर शो होता है वो कलर आता है X, और इसी तरह से पीएच माइनस अपॉन HPH का रेशियो, इसके कंसंट्रेशन का रेशियो अगर बीटा है तो ऐसे में कलर आता है Y। अब क्या ये दोनों वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं? तो देखिए, PH1 इज इक्वल टू PKIND प्लस लॉग अल्फा, लगा देंगे ना, और ऐसे में कलर आ जाएगा X। ठीक इसी तरह से PH2 इज इक्वल टू PKIND प्लस लॉग, ये अल्फा बीटा की वैल्यू दी जाएगी, आप लोग को निकालनी होगी या दी जाएगी, कुछ ना कोई डेटा दिया जाएगा, पीएच देगा तो अल्फा निकाल लेना, अल्फा देगा तो पीएच निकाल लेना। तो PH2 भी इस तरह से आ गया, और ऐसे में कलर हो गया Y। तो देखिए, आपका जो रेंज है पीएच रेंज, वो क्या हो गया, PH1 से लेकर PH2। तो हर इंडिकेटर को इस तरह से डिफाइन किया गया, जैसे फिनोप्थिलीन में 8 से 10, तो 8 से लेकर 10। तो कुल मिला के अगर मुझे सॉल्ट अपॉन एसिड के कंसंट्रेशन का रेशियो और पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर रेशियो पे हम ये बात निकालना चाहते हैं, तो हमें कलर उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो हम कलर भी बता देंगे, भाई इस मीडियम में ऐसा कलर, इस मीडियम में ऐसा कलर, और उसका रेंज क्या होगा PH1 से PH2 हम वो भी डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हर इंडिकेटर को डिफाइन किया जाता है, उसका कलर और उसका पीएच रेंज क्या आता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि ये तो तब बता पाएंगे जब हमें अल्फा और बीटा के बारे में मालूम हो, यानी पीएच माइनस अपॉन HPH के कंसंट्रेशन का रेशियो अगर गिवन है तब तो हमने निकाल दिया। अगर ये रेशियो गिवन ना होता तब कैसे सॉल्व करते? तो पहले यहां तक नोट कीजिए, सवाल समझ रहे हैं ना आप? अगर यहां पर ये अल्फा बीटा की वैल्यू ना दी जाए, अगर ये पीएच माइनस अपॉन HPH का रेशियो ना गिवन हो, तब हम कैसे निकालेंगे कि पीएच रेंज क्या बना? उसका भी तरीका है, उसका भी तरीका बताएंगे। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए अगला सवाल फिर आता है, यही जो मैंने बोला आपको,
हाउ कैन वी डिफाइन पीएच रेंज इफ द रेशियो ऑफ पीएच माइनस अपॉन एच पीएच इज नॉट गिवन? दिया ही नहीं है, अब क्या करोगे भाई? मैंने आपको पढ़ाया है, आप चाहें तो आप सॉल्व कर लेंगे, बस आप चाहने की देर है। अब आप लोग चाहेंगे नहीं तो कभी नहीं सॉल्व होगा, है ना? तो फिर से देखिए, ऐसे में हम क्या करेंगे। तो जरा मैं फिर से एक वही इक्वेशन लिख देता हूं, HPH वाली। ये हमारा जो HPH होगा ये टूटेगा H प्लस और PH माइनस में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? H प्लस और PH माइनस। हम सब जानते हैं PH बराबर होता है PKIND प्लस लॉग PH माइनस अपॉन HPH, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब बात यह है कि ये गिवन नहीं है। ये गिवन नहीं है तो मैंने आपको एसिडिक बफर रेंज पढ़ाया था, बेसिक बफर रेंज पढ़ाया था, बफर सॉल्यूशन में बफर रेंज बताया था, बेस्ट बफर बताया था, वही लगाइए क्योंकि आप हेंडरसन इक्वेशन लगा रहे हैं। तो ऐसे में हम पीएच माइनस अपॉन HPH का जो कंसंट्रेशन का रेशियो है, ये मिनिमम इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, ये 1/10 या उससे बड़ा, तो 1/10 या उससे बड़ा और 10 या उससे छोटा, ये ले लेंगे। ये हमारी रेंज थी, याद है? ये बफर रेंज था। जब कुछ ना गिवन हो तब ये काम करना है, बफर रेंज। ये हमारा क्या बन गया? बफर रेंज। तो पीएच माइनस अपॉन HPH का रेशियो 1/10 या उससे बड़ा और 10 या उससे छोटा। तो देखिए, फॉर मिनिमम पीएच ये क्या बन जाएगा? मिनिमम के लिए 1/10 लगा दें तो ये बन जाएगा पीएच बराबर PKIND -1। और फॉर मैक्सिमम के लिए क्या बन जाएगा? फॉर मैक्सिमम पीएच ये बन जाएगा पीएच बराबर PKIND +1। तो ये जो आपकी रेंज हो गई, पीएच रेंज, ये पीएच रेंज क्या हो गई? PKIND +-1, यानी कि PKIND -1 से लेकर PKIND +1 तक, ये आपकी रेंज हो गई। और एक बात और, फॉर बेस्ट बफर, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, फॉर बेस्ट बफर पीएच बराबर क्या हो जाएगा? PKIND। बेस्ट बफर की कंडीशन ये होगी। मान लीजिए आपसे कोई यही पूछ ले इंडिकेटर में लगा के कि बताओ बेस्ट बफर की कंडीशन पे पीएच क्या आएगा, है ना? अब है कितना हलवा सा सवाल, और इसमें खूब सारा फालतू का डेटा आपको दे दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको लगे नहीं यार बहुत बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल है तो हमसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो आप पेन छोड़ दोगे। जबकि वहां पर हो क्या रहा होगा? बेस्ट बफर के लिए पीएच बताना है, KIND दिया होगा, PKIND निकाल देना, वही पीएच के बराबर हो गया, खत्म। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, इवन एडवांस तक में आ जाते हैं, समझे? चलो जल्दी से देखो इसको, यहां तक कुछ पूछना है तो इस तरह से डिफाइन होगा। जब हमारे पास सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो या सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो नहीं पता होगा तो हम ऐसे लगाएंगे। अच्छा, बेसिक वाला होता तो क्या करते? तो POH बराबर लगा रहे होते, तो POH से pH नहीं आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में बात आ रही है? जल्दी से देखिए और बताइए, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई समस्या? चलिए एक और सवाल से समझते हैं इंडिकेटर को और आगे। अब इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इफ द पीएच रेंज ऑफ फिनोप्थेलीन इज 8 to 10, पीएच रेंज फिनोप्थेलीन की कितनी है?
8 से 10, देन सजेस्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर व्हेन pH इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। चलिए बताइए भाई क्या करेंगे आप। फिनोप्थलीन की pH रेंज, फिनोप्थलीन की pH रेंज 8 से 10 है। फिनोप्थलीन यानी HPH डिसोसिएट होकर H+ और pH माइनस में जाएगा। कलर बताना है, वैसे ये एसिडिक मीडियम में क्या रहता है भी, कलरलेस, और यहां एल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर होता है। तो यहां पर अगर हमारा pH रेंज, pH वैल्यू 8 या उससे कम है और 10 या उससे आगे है तो कलर क्या आएगा, सजेस्ट द कलर। बताइए भाई। पहला है जिसमें pH इज लेस देन इक्वल टू 8 है, ऐसे में बताना है। दूसरा जिसमें pH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ऐसे में बताना है। बता सकते हैं? चलिए बताइए आप लोग कितना समझ में आया। अब आप लोग मुझे बताइए कितना समझ में आया। अगर फिनोप्थलीन नाम का इंडिकेटर है जो कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस शो होता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर होता है। अब आप कहेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? भाई ये याद रखना पड़ेगा। आपको बताया ना 3-4 इंडिकेटर हैं, उनका pH रेंज और कलर याद रखेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो अब सवाल ऐसे आ गया तो अब आपको कलर मालूम होना चाहिए कि भाई ये कलरलेस और पिंक में होता है। लेकिन अब आपको ये नहीं रटना है कि इस रेंज में कहां जाएगा, उस रेंज में कहां जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है कि अगर pH आपका 8 या उससे छोटा होगा तब क्या होगा कलर, और 10 या उससे बड़ा होगा तब क्या होगा कलर। जल्दी से। तो आंसर आने लग गए हैं और आंसर सही भी हैं। देखिए pH इज इक्वल टू 8 और pH इज इक्वल टू 10, इन दोनों pH में छोटा pH कौन सा है ये। तो सोचिए अगर ये pH छोटा होगा तो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड, यानी कि कलरलेस। आया ना? अरे जादू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों pH में छोटा pH कौन सा, ये वाला। pH छोटा तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड कौन सा कलर है, कलरलेस। pH बढ़ा यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन घटा, H+ आयन का कंसंट्रेशन घटा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कौन सा कलर आ गया, पिंक। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में कौन सा कलर आ गया, पिंक। कुछ भेजे में जा रहा है। इस तरह से डिफाइन करेंगे कौन सा कलर आएगा, हो जाएगा। अब दूसरी बात जो आपके माइंड में चल रहा है, हालांकि मैंने कल भी बताया था, अगर इस फिनोप्थलीन नाम के इंडिकेटर का pH रेंज 8 से 10 के बीच में है तो ये इसकी ट्रांजिशन रेंज है। तो ये अपना कलर बदलेगा 8 या उससे कम में और या फिर 10 या उससे आगे में। 8 से 10 के बीच में आप नहीं बता सकते, उसमें कलर चेंज नहीं होगा, उसमें वो कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो 8 से 10 के बीच में ये अपना कलर नहीं बदलेगा, यही ट्रांजिशन रेंज है। इसी बात को बता रहा था, ये जितना छोटा होगा इंडिकेटर उतना अच्छा माना जाएगा। ट्रांजिशन रेंज जितनी छोटी होगी इंडिकेटर उतना अच्छा बोला जाएगा। क्लियर हुआ? तो वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बट आंसर देने वाले अभी भी कम हैं, तो उनकी संख्या और बढ़नी चाहिए। मैंने पहले ही कहा दर्शक ना बने, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई मैच देखने नहीं आए हैं जहां पर मैं बैटिंग या बॉलिंग कर रहा हूं या कोई एक्टिंग कर रहा हूं। तो बेहतर है आपको पढ़ा रहा हूं तो आप साथ साथ पढ़ें, और वो तभी फील होगा कि आप पढ़ रहे हैं जब आप रिस्पॉन्ड भी करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विनोनॉइड थ्योरी क्या है? बहुत छोटा सा है
और अनइम्पॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ बेसिक से टर्म सुन लीजिए। मान लीजिए कभी आ गया, या वो अनइम्पॉर्टेंट आने वाला ईयर यही वाला है जिसमें अनइम्पॉर्टेंट सवाल भी पूछ लिया गया, तो आपको एक दो बातें पूछी जाएंगी, वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुन लोगे इतने सही समझ में आ जाएगा। भाई ये क्विनोनॉइड थ्योरी किस चीज पर बेस्ड है? ये टॉटोमेराइजेशन पर बेस्ड है। तो ये टॉटोमेराइजेशन पर कैसे बेस्ड है? इसमें एक होता है बेंजेनॉइड फॉर्म और दूसरा होता है क्विनोनॉइड फॉर्म। तो बेंजेनॉइड फॉर्म टॉटोमेरिज्म करके क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। टॉटोमेरिज्म जीओसी के अंदर आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूंगा क्या करना है। तो एसिड बेस इंडिकेटर में दो टॉटोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। बेंजेनॉइड फॉर्म में अलग कलर आएगा और क्विनोनॉइड फॉर्म में अलग कलर आएगा, और ये दोनों आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करेंगे और टॉटोमेराइजेशन की वजह से ये चेंज आ रहा होगा। जैसे देखिए ये बेंजीन टाइप का बना हुआ है, तो ये बेंजेनॉइड फॉर्म है, और यहां से ये क्विनोनॉइड फॉर्म कैसे गया? 11th वाले बच्चों ने अभी टॉटोमेरिज्म शायद ना पढ़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी को मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था, बस रेजोनेंस से आप समझ जाओगे यहां क्या होने वाला है। देखिए यहां पर कोई एटम लगा होगा, यहां पर वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगा। जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और वो एटम यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? पेंटावेलेंट। तो अब आपको रेजोनेंस करना तो आता है, तो ये एटम जाकर ट्रांसफर होगा और ये किस तरह से जाएगा? देखिए मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो देखिए वो वाला डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया, और फिर यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड, अगर ऐसा एक साथ होने लगेगा तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? sp का मतलब। और दूसरी बात, यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड, ये CH, ये तो यार वैसे भी दिक्कत करेगा क्योंकि ये तो पेंटावेलेंट हो चुका है, तो तुरंत मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, यानी यहां डबल बॉन्ड, तो देखिए वहां डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला सिंगल, और इसमें कुछ नहीं किया मैंने, एक डायरेक्शन में ऐसा किया, तो यहां से लेकर यहां तक में हो गया रेजोनेंस। ये तो सबको आता था। अब बस टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? टॉटोमेरिज्म में एटम ट्रांसफर हो जाता है उस तरफ, ठीक है, और बाकी होता वो रेजोनेंस के ही थ्रू है। और रेजोनेंस प्योर में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एटम ट्रांसफर नहीं होता है। तो जब आपको जीओसी पढ़ाया जाएगा तो आपको वो भी बता दूंगा कैसे टॉटोमेरिज्म आती है, ठीक है। अभी सिर्फ ये रेजोनेंस करके ये टॉटोमेराइजेशन फॉर्म बनाया, बेंजेनॉइड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू क्विनोनॉइड फॉर्म। तो जो भी हमारा इंडिकेटर है वो बेंजेनॉइड फॉर्म में अलग कलर शो करेगा और क्विनोनॉइड फॉर्म में अलग कलर शो करेगा। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए कोई रियल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, उस पर भी बात करते हैं। फिनोप्थेलीन हैज बेंजेनॉइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम। फिनोप्थेलीन का एसिडिक मीडियम में कौन सा फॉर्म होता है? बेंजेनॉइड फॉर्म। तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस, एंड दस इट इज कलरलेस। वाइल ए क्विनोनॉइड फॉर्म में एल्कलाइन मीडियम है तो कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर। तो चलिए देखते हैं फिनोप्थेलीन का स्ट्रक्चर। ये होता है फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये बेंजेनॉइड फॉर्म में फिनोप्थेलीन है। अब मुझे यहां पर करवाना है टॉटोमेराइजेशन, तो टॉटोमेरिज्म करके इसका क्विनोनॉइड फॉर्म बना देंगे। तो वो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका क्विनोनॉइड फॉर्म ये है और ये आपस में टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम टॉटोमेराइजेशन के लिए होता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है यहां पर, जो ये बेसिक मीडियम होगा इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला सेक्शन देखिए वही है, सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन चेंज हुआ है ना। तो देखिए क्या हुआ होगा, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो यहां पर इसी तरह से अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होंगे, ये तो मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दिया है। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, और इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो यहां पर भी आ जाएगा ये बॉन्ड। ये देखिए अगर मैं इस वाले को हटाकर और यहां पर इस तरह से बॉन्ड लगा दूं, अगर मैं इस वाले को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए
अगर मैं ये ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं और ऐसे लगाऊं, ठीक है, तो देखिए इस वाले में क्या कर रहे होंगे आप, इस वाले में जैसे ही मैंने लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड किया, ये कार्बन पेंटावेलेंट हो गया, तो मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, और फिर ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहाँ पर ले आए आप। तो देखिए ये वाला बॉन्ड डबल हो गया, ये वाला बॉन्ड डबल हो गया, और ये नीचे तो पहले से ही था और ये इधर आ गया। बात समझ में आई आपको कैसे हुआ ये, है ना। तो अब मैं ये, अभी आप ये नोट कर लीजिएगा, सर्कल नहीं लगाइएगा, और सर्कल और ये इस तरह से एक साथ नहीं रहता, तो मैं इसको हटा भी दूंगा अभी। तो अब ये यहाँ तक आ गए। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये कार्बन देखिए पेंटावेलेंट हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ 2 बॉन्ड, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, तो ये COO-। अब ये H+ आयन, ये H+ आयन, क्योंकि ये O पे प्लस है तो ये H भी टूट जाएगा और वो उसको मिल जाएगा और वो वाटर बना के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म ऐसा बन जाएगा, ये रह जाएगा हमारा क्विनोनॉइड फॉर्म। क्लियर हुआ? देख लीजिए, बेंजेनॉइड फॉर्म से कहां चले गए, क्विनोनॉइड फॉर्म में। ओके, अब ये गलत ना दिखाई दे, इस वजह से मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये वाले बॉन्ड हटा दे रहा हूं। बाकी आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी आप लगा लीजिए। यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, और ऐसे हो गया। दैट इज तो ये था हमारा बेंजेनॉइड फॉर्म और ये था हमारा क्विनोनॉइड फॉर्म, जो कि टॉटोमेराइजेशन की वजह से, यहां पर आप टॉटोमेरिज्म लिख भी लीजिएगा, टॉटोमेराइज होकर ये बन गया। तो ये अलग अलग कलर शो करेगा। अब जैसा कि यहां बोला ही गया है, बेंजेनॉइड फॉर्म एसिडिक मीडियम में है, तो यहां कलरलेस हो जाएगा, यहां पर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, और यहां कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। छापिए जल्दी से, बस इतना ही जानना है आपको क्विनोनॉइड थ्योरी में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना यहां तक? तो बस ये नाम पता होने चाहिए, बेंजेनॉइड फॉर्म, क्विनोनॉइड फॉर्म, बस, ठीक है। बाकी जब आप टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो आपको ये सब खेल लगेगा, ये घुमाना, क्योंकि ये तो रेजोनेंस के थ्रू है, इतना तो आप जानते ही हैं। बस टॉटोमेरिज्म में थोड़ा सा और समझ लिया कि एटम ट्रांसफर होता है, ये वाला एटम ट्रांसफर होकर उस OH- को मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा, यहां पर O डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। बस आगे बढ़े। अब उसी के बारे में बताया गया है कि वन टॉटोमेरिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म में, दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। एक बार जल्दी से देख लीजिए।